हाय स्टूडेंट। तो कल के वीडियो में आपको बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बताया गया था। आज हम परमाणुओं के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण संबंधी बोर-बरी के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो बोर एवं बरी ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉनों में जो है परमाणु के ये जो विभिन्न प्रकार, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था, ये कुछ सेल होते हैं। इसके मतलब हम जानते हैं चारों तरफ कुछ वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं जिनको कोष या जो है कक्षा कहते हैं। अब इनमें जो है ये विभिन्न कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसी से संबंधी बोर-बरी ने अपना नियम क्या किया है, प्रस्तुत किया है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के कोष हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। पहला नियम उन्होंने बताया कि जो किसी परमाणु के जो कोष होते हैं, विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है। जो सेल होते हैं विभिन्न कोषों में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है, जहां n बराबर जो कोषों की संख्या है। ये जो सेल हैं, कोष हैं, इनको हम सामान्यतः K, L, M, इसके बाद N, फिर बढ़ जाएगा O, P, Q के माध्यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या इन कोषों को 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट हो सकता है। वही यहाँ K, L, M, N, O, P से क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो उन्होंने बताया, बोर-बरी ने बताया कि जो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है, जहां n कोषों की संख्या है। अर्थात यदि हम n बराबर 1 रखें तो पता चल जाएगा कि प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यदि n बराबर 1 रखें तो क्या होगा, देखिए 2 × 1 होल स्क्वायर, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2। अर्थात जो पहला कोष है, प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। जो द्वितीय कोष आएगा, सेकेंड वाला जो कोष रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो n बराबर हम यहाँ पर कितना रख दें, 2। तो 2 × 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8। थर्ड में रखें तो कितना रख दें, 3 रख दें। n बराबर कितना रख दिया जाए, 3। तो हो जाएगा 2 × कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 3 × 3 का 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। फोर्थ सेल में जो हो जाएगा 2 × यहाँ n बराबर कितना रख दिया जाए, 4। तो 2 × कितने का, 4 का, तो 4 × 16 दूनी 32। तो जब प्रथम 4 कोषों में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो इस प्रकार से 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो न्यूक्लियस के सबसे समीप जो K है उसमें K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में कितने 18 और N में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 32। तो बोर-बरी का इसके बाद ये O आ जाएगा। तो उसमें तो ये जो नियम है, बोर-बरी का जो नियम है, ये n बराबर मैक्सिमम जो होता है ये 4 कोषों तक ही लागू है। इसके बाद इस नियम का पालन नहीं होता है। तो यहाँ तक आते आते जो लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, यहाँ तक आते आते लगभग सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो बन जाता है। तो इसके बाद अब देखिए आगे यदि हम बढ़ें तो प्रथम नियम ये है, किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है। प्रथम 4 कोष में जो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो इस प्रकार से, K में अधिकतम 2, 8, 18, 32। तो बोर-बरी का जो नियम है वो n बराबर कितने तक लागू है, 4 तक ही क्या है, लागू है। इसके बाद जो है अगला दूसरा नियम देखें तो यहाँ हमें पता चल गया जो कोष होते हैं, कोषों को सामान्यतः हम K, L, M, N, O, P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 रह सकती है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में कितने, 32। इसके बाद दूसरा नियम हम जान लेंगे
किसी भी कोष में, या हम ऐसे कहें किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तथा उसके पहले वाले जो कोष हैं उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 8 से अधिक तथा उसके पहले वाले कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो इस प्रकार से रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये हो जाए, जैसे मान लेते हैं हम पहले हाइड्रोजन का हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें 2 ही रहेगा। इसके बाद तो ये जो नियम होता है ये के कोष के लिए मतलब लागू नहीं होता, ये आगे बताते हैं आगे का नियम। इसके बाद जो देखिए मान लेते हैं यहाँ, यदि हमें मान लेते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। पहला कोष कौन है? के, दूसरा है एल, तीसरा है एम। तो पहले वाले कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है? 2 अधिकतम हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको हम यल में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो बच कितना इलेक्ट्रॉन रहा? 4। तो इसका हो जाएगा 2 और 4 इलेक्ट्रॉन। फिर यदि हम मान लेते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो 9 है, 2 हो जाएगा, 7 बच रहा है तो 7 इलेक्ट्रॉन किसमें हो जाएगा? यल में। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो 2 कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो ये दूसरा नियम हो गया। इसके बाद तीसरा नियम क्या है? या मान लीजिए अभी नियान का करना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। सोडियम का कितना होगा? 11 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 11। तो 2, 8, के कोष हो गया, यल हो गया, इसमें 2 रह सकते, इसमें अधिकतम 8। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो 8, 2, 10, 1 बच रहा है तो यम वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 2, 8, 1। इसके बाद मान लीजिए हम 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता हुआ चल जाएगा। तो यहां मान लेते हैं आर्गन का हो गया। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हो जाएगा 2, 8, 8, 2, 8, 10, 8, 18। ये के कोष है, यल है, ये यम। इसमें अधिकतम 2, इसमें अधिकतम 8, इसमें अधिकतम कितना? 18 रह सकता है। मान लीजिए इसके बाद यदि हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो पोटेशियम का बन जाएगा 2, 8। अब देखिए इसमें कितना रह सकता है? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 8 और 2, 10। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है यहाँ पर? 9 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो यहाँ पर हम ये कितना लिख दें? 9। तो 8, 2, 10, 9, 19। लेकिन यदि ऐसा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि दूसरे वाले नियम में आपको बताया गया कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 8 से अधिक तथा बाह्यतम से ठीक पहले वाले कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है तो 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नियम का पालन नहीं होगा। इसलिए 8 और इसी में 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। मतलब के, यल, यम, यन, 1 इलेक्ट्रॉन यन वाले में क्या होगा? चला जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 2, 8, 8, 1। इसके बाद यदि हम कैल्शियम का देखिए बनाएं तो कैल्शियम का भी ऐसे ही हो जाएगा। कैल्शियम कितना होता है? 20 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2, 8, 8, 2 हो जाएगा। इसके बाद यदि हम मान लेते हैं स्कैंडियम का बनाएं, स्कैंडियम कितना होता है? 21। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8,
यहाँ पर कितना लिख दें 3। तो यदि स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखें तो 2 8 8 3 हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मान लीजिए 32 हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नियम है, 2 नियम आपको बताया गया। पहला ये बताया गया किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n² होती है। दूसरा जो आपको बताया गया, दूसरा ये बताया गया किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 8 से अधिक और बाह्यतम से ठीक पहले वाले कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। जैसे मान लीजिए ये सेल है, न्यूक्लियस है, प्रथम सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल, चतुर्थ, ऐसे है। तो ये जो न्यूक्लियस मान लीजिए इसमें तो अधिकतम 2, इसमें 8, इसमें 18, तो मान लेते इसमें 32 है। तो ये बेशक मान लीजिए यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं, लेकिन यदि ये वाला कोष के हो गया L M N O, मान लीजिए बाह्यतम से ठीक पहले है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्योंकि ये बाह्यतम से ठीक पहले आएगा इसलिए इस वाले कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। अब तीसरा नियम यहाँ पर ये है इसमें कि जो है किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उसके पहले की सभी कक्षाएं पूर्णतः भर ना जाए। जैसे तीसरा नियम सुन लेंगे ध्यान से, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रख सकते हैं जब तक कि उसके पहले की सभी कक्षाएं पूर्णतः भर ना जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे अभी हमने किया था स्कैंडियम का 21 2 8 8 3 K L M N, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि तीसरे नियम स्पष्ट बताया जा रहा है कि बाह्यतम कोष में 2 से अधिक, यही तो बाह्यतम कोष है ना भाई, ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, सॉरी ये प्रथम है, द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ। तो ए पहला कोष, ये दूसरा कोष हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। तो बाह्यतम कोष कौन बन रहा है? N। बाह्यतम कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगा जब तक कि उसके पहले की मतलब 3 2 1 ये कक्षाएं जो हों पूर्णतः भर ना जाए। तो यहाँ भी देखिए ये तो पूरा भरा है, के L भी पूरा भरा है, पर M पूरा भरा हुआ नहीं है। इसलिए N में 3 इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगा जब तक कि M में कितना इलेक्ट्रॉन ना हो जाए? 18। तो 21 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बन जाएगा वो हो जाएगा 2 8 9 2। क्या हो जाएगा? 2 8 9 2। इसके बाद मान लेते हैं आपको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आयरन का Fe कितना होता है? 26। तो 2 8, उसके बाद हो जाएगा यहाँ रख दीजिए 2 8 2 10 2 12, कितना हो जाएगा? 14। K L M N। 21 से 30 तक के तत्वों का आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो एक बात का मुख्य रूप से ध्यान दीजिए, वो ये है जैसे आपको तत्व का प्रतीक परमाणु पता है तो क्या करना है आपको? आयरन है तो पहले आप K में 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, L में 8 रखिए, M को उसको छोड़ दीजिए और L में कितना रख दीजिए? 2। सभी को ऐड कर लीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन बचे वो किसमें भर दीजिए? M में भर दीजिए। 21 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आप ऐसे कीजिए या उसी नियम से ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो K में 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, L में 8, N में 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए और M को जो है खाली रखिए। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनों को रखने के बजाय फिर उसके में देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके बाद जोड़ करके फिर वहीं पर रख दीजिए। जैसे मान लेते हैं आपको आयरन के बाद क्या आता है, या आयरन है, या मान लेते हैं मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। किसका करना है? मैग्नीज 25। तो K L M N यहाँ 2 रख दीजिए, K में हमने बताया 2 रखिए, L में कितना रखिए? 8, M को छोड़ दीजिए, N में कितना रख दीजिए? 2। कितना इलेक्ट्रॉन किसमें रख दीजिए? N में। 2 8 10 2 12, कितना बच रहा है? 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 2 हो जाएगा। इसके बाद
ये भी जानिए कि जो है बोरबरी की सहायता से लगभग सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जा सकते हैं, पर कुछ तत्व जो होते हैं इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो वो उनके एक्सेप्शन होते हैं। इसके बाद फोर्थ नियम क्या है, बोरबरी ने चौथा नियम बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे किसी तत्व में जितने कोष मतलब किसी ये जरूरी नहीं किसी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन निर्धारित किए गए हैं उतने पूरे हो जाएं तब अगली कक्षा भरनी प्रारंभ होगी, जबकि जरूरी ये है कि जैसे ही किसी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तुरंत अगली कक्षा भरनी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये आवश्यक नहीं है जैसे 2n स्क्वायर के अनुसार निर्धारित हो गया है कि किस एक में 2, 8, 18, 32, तो ये जरूरी नहीं है कि 2 हो जाए 8, 18 किसी कोष में हो जाए, तब मान लेते के यल यम यन मतलब यम वाले में 18 हो जाए तब यन वाला भरेगा, ये जरूरी नहीं, या यन में 32 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब वो वाला यल यम हो तब ये वाला भरेगा, ऐसा जरूरी नहीं। जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि जैसे ही किसी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तुरंत उसके अगले वाली कक्षा भरनी क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही किसी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तुरंत अगली कक्षा भरनी प्रारंभ हो जाएगी। ये केवल के को छोड़ करके, के को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए के को छोड़ करके जैसे ही किसी भी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तुरंत उसके बाद वाली जो कक्षा होती है वो भरनी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। यही है बोरबरी का नियम। इसकी सहायता से हम विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है 35, तो देखिए ए यल यम एन ओ, तो 2 के में कितना रह सकता है, 2, यल में कितना 8, यम में कितना 18, तो 2, 8, 18 पूरा हो गया, तो 18 और 2 कितना हो गया 20, और 20 और 18 कितना हो जाएगा, कुल मिला करके 28 हो गया। तो कितना बच रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन आप किसमें रख दीजिए, एन में रख दीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका बन जाएगा, ब्रोमीन का बन जाएगा। 2, 8, 18, 7, 8, 2, 10, 18, 28, 7, 35। तो इसी सहायता से सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग बना सकते हैं। और मुख्य बात जो हमने अभी बताया कि जो है बोरबरी की सहायता से लगभग सभी तत्वों के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किए जा सकते हैं, पर कुछ तत्व इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो वो तत्व जो होते हैं उनके क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। और उस एक्सेप्शन को कौन कौन से तत्व अपवाद हैं और क्यों अपवाद हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।